आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 15-16 जुलाई की। मैं डेली ही एक वीडियो करंट अफेयर के ऊपर चैनल के ऊपर अपलोड किया करूँगा। उसमें सारी करंट अफेयर आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। वही सारी करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप उसको वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ उसको साथ साथ एक बार समझ लेना है कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक में क्या क्या बताया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि वहाँ से आप उस सारी डेली करंट अफेयर्स को एक बार रीड आउट कर सको। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे आज की ही करंट अफेयर के ऊपर जो बेस्ड होंगे। उसको आप कमेंट में आंसर करके बताना कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट क्लास के जो एमसीक्यू आपसे पूछे गए थे उसके आंसर प्रोवाइड करूँगा। यानी कि कल जो वीडियो होगी उसमें आज वाले आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप अभी आज के लिए सभी स्टूडेंट्स अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये सारी की सारी करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल देसी तरीके से बताऊँगा कि किस किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बताई गई। आपको एक बेसिक्स आइडिया लेके चलना है, नॉर्मली उसको पढ़ना है और रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है। समझ के बस उतना ही काम आपको करना है। इतने में ही आपका पेपर इजीली क्रैक होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहले में लिख रखा है कि BBBP टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें बताया गया, ये इंग्लिश में तो सारा लिख ही रखा है आपको, मैं आपको एक नॉर्मली वैसे ही बातें करता हूँ इसके बारे में। इसमें बता रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब पूरे भारत के अंदर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि उसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया, जो कि पहले पूरे भारत में नहीं थी, सिर्फ 405 डिस्ट्रिक्ट्स में थी। ठीक है, ऐसा ही इसमें बताया गया है। तो आगे की बात क्या लिख रखी है फिर इसमें सेकंड में लिख रखा है कि BBP इस सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें कि क्या किया जाएगा, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, और इम्प्रूविंग द सेक्स रेशो, लिंगानुपात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जो लिंगानुपात यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की संख्या भारत में बहुत कम थी। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें पुरुषों की 1000 जनसंख्या के पीछे महिलाओं की 918 जनसंख्या थी। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये सबसे कम कहाँ पे थी, ये थी हरियाणा में। तो हरियाणा में ये कम थी, इसलिए इस स्कीम को भी कहाँ से चलाया गया, पानीपत से। इस स्कीम को चलाया गया पानीपत से। आपको ध्यान रहे कि ये 2015 में ये स्कीम कहाँ से चली थी, ये स्कीम चली थी पानीपत से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम थी, तो यहीं से नरेंद्र मोदी ने पानीपत से स्कीम चलाई थी ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लड़कियों को बढ़ावा दिया जा सके। उससे नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इट इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव, ये जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय का, और सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय का, और तीसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ये 3 मंत्रालय मिलके इस स्कीम को चलाते हैं। ठीक है, आगे लिख रखा है द प्रोग्राम इज़ ऑपरेशनल इन 405 डिस्ट्रिक्ट्स एट प्रेजेंट, यानी कि अभी हाल ही में ये 405 जिलों के अंदर लागू था। अब इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आपको एक बेसिक सा थोड़ा थोड़ा आइडिया हो, जो चीज़ें मैं आपको अलग से बताई गई उसको आप साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट करते रहना, कॉपी पेन साथ लेकर बैठे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रखा है, I2U2 समिट। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। I2U2
इज़राइल और इंडिया, U4 USA और UAE। ये एक नया क्वाड बनाया गया, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था I2U2 को, कि एक नया क्वाड ये बनाया गया जिसको बोलते हैं मिडल पश्चिमी एशियाई क्वाड, वेस्ट एशिया का क्वाड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या आई। एक और बात, I2U2 के टोटल 6 फोकस एरियाज़ हैं, उसमें से सभी आपको याद ना हो, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसका काम क्या होगा, I2U2 का किसके ऊपर ये काम करेगा। जैसे दूसरा क्वाड है जो इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसका टारगेट इंडो पैसिफिक को लेके, तो वो सारा काम कहाँ करता है, इंडो पैसिफिक में फ्री मूवमेंट हो सके, यानी कि वहाँ पे सारा का सारा फ्री पैसेज मिल सके। तो इस वाले I2U2 का काम क्या रहेगा, इनका काम रहेगा सिक्योरिटी में और आपका खाद्य सुरक्षा में। जैसे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आपस में, तो उसके कारण बहुत सारा गेहूं वगैरह की समस्या बहुत सारी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें कि वीट को लेके एक एग्रीमेंट किया था कि हम वीट भारत से खरीदेंगे। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर इनका फोकस रहेगा कि सिक्योरिटी के ऊपर भी रहे, सेकंड फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी रहे, तीसरा फिर ग्लोबल वार्मिंग, ट्रेड एंड कोविड-19 रिलेटेड, इस तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अभी इसकी मीटिंग हुई थी जुलाई में, तो अभी उसमें क्या हुआ, वर्चुअल मीटिंग थी, USA ने उसको होस्ट किया था। अब उसमें फिर क्या बताया गया आगे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं, वो $2 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा भारत के अंदर। इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स पूरे भारत में वो लगाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता रहे कि कौन सा देश ऐसा करेगा और इससे होगा क्या। फूड पार्क की क्या इम्पोर्टेंस, उसका क्या महत्व है। फूड पार्क का मतलब है कि किसानों की फसल पैदावार होने से लेके उसको बाज़ार तक अच्छे से पहुंचाया जा सके, वहाँ उसका डायरेक्ट लिंक हो आपस में, यानी कि उनकी फसल खेतों में ही ख़राब ना हो, कहीं स्टोरेज करने की फैसिलिटी अगर उनके पास नहीं होगी तो वो फसल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फूड पार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया जितना कि आपसे बैंकिंग या दूसरे करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है, वैसे आपको कोई कहेगा नहीं कि लिख के दिखाओ फूड पार्क के ऊपर कोई ऐसे, तो एक नॉर्मली आपको पता रहे। आगे लिख भी रखा है 4 नेशन ग्रुपिंग I2U2, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। ठीक है, तो आगे लिख भी रखा है, देखो इसमें टैकल फूड इनसिक्योरिटी इन साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट, क्योंकि रशिया यूक्रेन वहाँ से भी ठीक ठाक इंपोर्ट आता था, लेकिन वो तो अपनी लड़ाई में ही लगे हुए हैं, तो इस कारण से भारत को बहुत फ़ायदा है कि वो वीट वगैरह वहाँ पे एक्सपोर्ट करे। और जैसा कि मैं क्लास में भी एक दिन डिस्कस किया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत के साथ वीट को लेके एक एग्रीमेंट भी किया है। ठीक है, उनकी बातचीत हुई थी पहले, ये मैं आपको टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला था। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है UAE टू इन्वेस्ट इन इंडियन फूड पार्क्स। I2U2 लीडर्स सेड द UAE, होम द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड द होस्ट ऑफ COP28 इन 2023। इसमें ये बता रखा है, आपको सिर्फ यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है। 2 बिलियन की बात तो हमने पढ़ ली, ये अमाउंट आपको याद रहे। यहाँ पे आपको याद रहे कि COP28 जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो जलवायु परिवर्तन को लेके जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। 2023 को कौन होस्ट करेगा, UAE। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। उसके बाद आगे लिख रखा है कि ग्रुप इन 4 देशों के, हमने पीछे भी पढ़ लिया, ये वही पॉइंट रिपीट है। उससे नेक्स्ट में लिख रखा है एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड द इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि इसका नाम ये था, इसी को क्या कहा गया, वेस्ट एशियन क्वाड। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता हो कि कौन सी कंट्री इन्वेस्ट करेगी, उसमें कौन कौन से देश हैं, उस ग्रुप का क्या फोकस एरियाज़ रहेंगे। ठीक है, और COP28 2023 में UAE। एक बेसिक आइडिया लेके आप चलते रहो, और नॉर्मली बिना याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें समझनी है। इतने में ही आपका पेपर क्रैक होगा अगर आप डेली वीडियोस को फॉलो करते रहोगे।
जो जो एक्स्ट्रा बातें आपको बताई जाएंगी वो आप लिखते रहोगे तो पेपर पास तो नॉर्मल भी हो ही जाता है। देखो किसी के 40 मार्क्स या 50 मार्क्स का कोई जीके का सेक्शन है तो उसमें से आपको 20 मार्क्स लेने तो नॉर्मली आ ही जाएंगे बहुत सारे बच्चों के। कभी कट ऑफ 10 या 15 पे जाएगी तब भी 10 या 15 मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन बात है कि मेरिट में कैसे आ जाए। 30 to 35 मार्क्स अगर आप लेते हो तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत इजी रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपने मार्क्स थे वो जीके में ही कवर कर लिया, और जीके बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे अगर आप बहुत ही कम मार्क्स लेके चलोगे तो ये आपका एक ड्रॉबैक रहेगा। तो इसलिए आप सभी उसको अच्छे से कवर करो। जीके की सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि वो आप डेली रूटीन पे उसको फॉलो करते रहें। अगर आप उसको डेली रूटीन पे फॉलो करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें किसी के अच्छे मार्क्स ना आए, बड़े इजीली आएंगे। और आप मेरे साथ चलते रहें, मैं आप खुद कहोगे कि हाँ इजीली आते हैं मार्क्स। चलिए, इनिशिएटिव फॉर क्लीन एनर्जी, इसमें क्या बताया गया इसको एक नॉर्मली पढ़िए एक बार। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, इट एम्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया। इसमें कहा गया है कि सतत विकास, सतत वृद्धि होती रहे और कार्बन न्यूट्रल होता रहे एशिया। अंडर दिस जापान विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि सतत विकास के लिए और कार्बन न्यूट्रलिटी एशिया में अचीव करने के लिए भारत का एक अहम रोल रहता है एशिया की या इंडो पैसिफिक की कभी भी अगर बात की जाए तो जापान भारत को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, जैसे कि बुलेट ट्रेन में भी करते हैं। ठीक है, शिंजो अबे ने ही बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट किया था अपने इंडिया में, जो नहीं रहे। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन में भी भारत को सपोर्ट करेगा। एनर्जी ट्रांजिशन है क्या? एनर्जी ट्रांजिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस किया जाता है विद लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज, यानी कि जो कम कार्बन उत्सर्जन करें ऐसे एनर्जी सोर्सेज के साथ फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस किया जाता है। उसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रहे कि कौन सा उसको सपोर्ट करेगा और ये है क्या। नेक्स्ट आया ईरान एंड बेलारूस टू बी द न्यूएस्ट, ईरान एंड बेलारूस टू बी द न्यूएस्ट SCO मेंबर्स। इसमें लिख रखा है कि इंडिया विल होस्ट द SCO समिट नेक्स्ट ईयर। 2023 की जो SCO समिट होगी उसमें उसको भारत होस्ट करेगा। वाराणसी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द SCO रीजन्स फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल पहली कौन सी डिक्लेयर की गई? वाराणसी। सॉरी, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ द SCO। ये भारत और पाकिस्तान के SCO में सदस्य बनने के बाद 2017 में जब भारत और पाकिस्तान बने थे उसके बाद से फर्स्ट एक्सपेंशन है, यानी कि उसके बाद से कोई भी मेंबर SCO में नहीं शामिल हुआ। अब ये दो कौन कौन से हुए? ईरान और बेलारूस। तो आपको ध्यान रहे कि ईरान और बेलारूस टोटल ये दो शामिल हो गए। और अब ये कितने मेंबर्स हो गए इसमें? अब टोटल मेंबर्स हो गए हैं SCO में 10 मेंबर्स, पहले 8 थे अब 10 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहे। नेक्स्ट आता है फिर S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम में क्या, ये कहाँ की मिसाइल है? रशिया की, रशिया का मिसाइल सिस्टम है। तो बहुत सारे देश इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए रशिया से परचेज़ करते हैं, लेकिन USA चाहता है कि रशिया से इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज़ ना किए जाएं ताकि उसकी इकोनॉमी को और ज़्यादा हम कमज़ोर कर सकें। तो उसी से रिलेटेड एक वहाँ पे एक कानून है जिसको बोलते हैं काटसा। तो काटसा के अंदर होता क्या है कि USA रशिया के जो भी ख़रीदार देश रहेंगे, रशिया से जो भी S-400 मिसाइल सिस्टम को ख़रीदेंगे, तो इस कानून के तहत USA उन देशों के ऊपर कुछ पाबंदियाँ, कुछ प्रतिबंध लगा देता है कि आप ऐसा ना करो। जैसा कि उसने अभी लगा भी रखा है कि इसके ऊपर, टर्की के ऊपर, जिसको नया नाम अब क्या दिया गया, तुर्की। और एक किसके ऊपर लगा रखा है? नॉर्थ कोरिया। तो
इस तरह से काटसा में ये चीज़ें कही गई हैं। तो भारत भी S-400 रशिया से खरीदता है, तो भारत के लिए भी इन्होंने ये बोल रखा है कि आप वहाँ से ना खरीदो। लेकिन अभी हाल ही में ये लेटेस्ट अपडेट क्या आया, लेटेस्ट अपडेट आया देखो कि USA के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, जैसे अपने यहाँ पे संसद में लोकसभा राज्यसभा, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट यानी कि एक संशोधन किया जिसमें कि भारत को छूट दे दी गई काटसा प्रतिबंधों से, ताकि वो परचेज कर सके S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। कहाँ से? रशिया से, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। आप सभी को पता ही होगा चाइना में LAC के आसपास भारत और चाइना के वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स तैनात हैं अभी भी, तो सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है। आगे लिख रखा है काटसा अथोराइजेज द US एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन कंट्रीज दैट परचेज मेजर डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। यही बात मैं आपको भी बताई थी, तो ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है। आगे लिख रखा है S-400 किस तरह का मिसाइल सिस्टम है? सरफेस टू एयर। तो यही बेसिक बातें आपको पता हो। कुछ चीज़ें जो बेसिक होंगी, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे मेरे से, उनको उसका कुछ चीज़ों का बेसिक नहीं पता होगा। वैसे मैं कोशिश करके चल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसका बेसिक बताता चलूँ। लेकिन अगर फिर भी ना पता लगे, आप कंटिन्यूटी में जैसे ही देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, रिवाइज होती रहेंगी, और मैं उसको रिवाइज साथ साथ करता भी रहूँगा। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, बाकी काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। नेक्स्ट आया देखिए, इंडिया रैंकिंग 2022। जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी एक रैंकिंग निकाली जाती है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022। तो इसमें इस बार क्या आया? IIT मद्रास टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रहा इसमें, और फॉलोड बाय यानी कि दूसरे नंबर पे रहा IISc बेंगलुरु, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बात आपको ध्यान रहे। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन नंबर 5 की, ये आप नोट कर लेना कि जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो USA का एक मिसाइल सिस्टम है। क्या? थर्ड। कौन सा मिसाइल सिस्टम है? थर्ड, THAAD। तो उसके अपोजिशन में, उसके जवाब में बनाया गया, और ये थर्ड से ज़्यादा अच्छा मिसाइल सिस्टम है, जिसके कारण USA को थोड़ा और दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आ जाते हैं दोबारा से। IIT मद्रास और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये मैंने बता दिया आपको। IISc बेंगलुरु इसमें टॉप पे रहा, और ये NIRF रैंकिंग का 7th एडिशन था, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे कि कौन सा एडिशन था। नेक्स्ट चलते हैं, 6 हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट चलते हैं 7 पे। डेविड मालपास किसी और कारण से चर्चा में थे, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन ये पता हो कि ये प्रेसिडेंट हैं किसके? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको मैंने क्लास में कई बार बताया, जो क्लास में नहीं या जो एकेडमी से नहीं जुड़े हैं, जो आउटसाइडर बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है? IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ये 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं। अगर इसमें इन 2 की बात करें तो इसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। अगर इन 5 की बात करें तो इन 5 को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इनके जो हेड हैं वो कौन है? डेविड मालपास, ठीक है। ये आपको ध्यान रहे, डेविड मालपास इसके हेड हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे। टाइम्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। भारत में गुजरात का शहर अहमदाबाद को और स्टेट ऑफ केरला को टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में शामिल किया गया। यानी कि जो विश्व के बहुत ग्रेटेस्ट प्लेस हैं उसमें अहमदाबाद और स्टेट ऑफ केरला दोनों को शामिल किया गया। केरला टूरिज़्म को लेके बहुत फेमस है, ठीक है।
तो आपको याद रहे, अहमदाबाद इज़ इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ये भी आपको ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को गुजरात से पेपर फिल करवाया था, तो अहमदाबाद उसमें सेंटर, तो आप ज़रूर घूम के आए अहमदाबाद में। और आप लोग कहते हो कि हम गुजरात नहीं जाएंगे, तो ज़रूर जाएं, इसी बहाने आपको ग्रेटेस्ट प्लेसेस का एक शहर घूमने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिर समर्थ। इसमें क्या लिख रखा है, समर्थ एंड एनटीपीसी उन्होंने सहयोग किया ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू फॉर को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो उसका बचा हुआ, जैसे धान के बाद पुआल या जितना भी मटेरियल बचा होगा उसको थर्मल पावर प्लांट में आग जलाने के काम में लाया जा सके। ये कब लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2021 में, ताकि ऑल थर्मल पावर प्लांट्स को अनिवार्य कहा जा सके इन इंडिया यूज़ 5 to 10% ऑफ बायोमास अलोंग साइड कोल, यानी कि कोल के साथ साथ 5 से 10% आप बायोमास का यूज़ कर सकें बिजली प्रोडक्शन में, ताकि कोयले की खपत कम हो सके। आप इसमें एक समर्थ और भी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, आप उसमें कंफ्यूज ना होना, वो समर्थ अलग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। इसके टारगेट कुछ है, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का उसके टारगेट कुछ हैं, वो टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो स्कीम, वो प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होना, दोनों ही अलग चीज़ें, पेन कॉपी साथ लेकर बैठना, जो भी अलग बताया जाए उसको आप नोट करते रहना, कभी बाद में अब्बा डब्बा जब्बा हो जाए सारा का सारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्टीरियल मतलब कि मंत्री स्तरीय, जिसमें कि मंत्री जाएंगे, उसको होस्ट किसने किया, चाइना ने। तो आपको तो होस्ट कंट्री पता हो, कौन सी मीटिंग थी ये पता हो, ब्रिक्स एंटी करप्शन मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इसीलिए मैं यहाँ पे बस एक शॉर्ट से एक हेडलाइन ही डाल रखी है क्वेश्चन फॉर्म में, ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है यहाँ पे, ये ध्यान रहे। ये तो थी मंत्री स्तरीय, कुछ होती हैं जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, किसी के प्रेसिडेंट तो किसी के पीएम जाते हैं, वो एक अलग है, मंत्री वाली अलग है, ये आपको पता हो, ये डे है, इसको पढ़ लेना आसान है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसेंटली रिलीज गाइडलाइंस फॉर मिशन शक्ति स्कीम। मिशन शक्ति स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2021-22 से लेके 2025-26 तक। ठीक है, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें कि उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और एम्पावरमेंट वुमेन, ये तो रिपीट ही है, ये वाली दो चीज़ें आपको ध्यान रहे, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है ट्विटर अनमेंशनिंग फीचर। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी यूज़र्स होंगे वो अपने आप को रिमूव कर सकते हैं किसी कन्वर्सेशन से। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये किसने चलाया, ट्विटर ने, तो थोड़ा बहुत इसको लेके, ट्विटर एक और कारण से चर्चा में था, एलोन मस्क ने कहा था कि मैं 44 बिलियन में इसको खरीदूंगा, लेकिन उसने बाद में कहा कि नहीं, मैं डील ब्रेक करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता रहे। आगे लिख रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट टू लॉन्च ए नेशनल वाइड कैंपेन हर घर तिरंगा 75th इंडिपेंडेंस डे। इस कैंपेन के अंदर क्या कहा जाएगा, सभी सिटीजन्स को प्रेरित किया जाएगा कि वो अपने घर के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाया जा सके। कौन सा मंत्रालय इस काम को देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत का आने वाला है, तो उसके अंदर ये हर घर तिरंगा कैंपेन चलेगा, आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रहे। ठीक है, 14 हो गया। नेक्स्ट आया मुस्तफिजुर रहमान, ये बांग्लादेश के नए हाई कमिश्नर हैं जो भारत में अपॉइंट किए गए, इसको नॉर्मली पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट, G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, ऐसे ही जैसे ब्रिक्स की थी मंत्री स्तरीय, ऐसे ही G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की, और जितने भी देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर होंगे, जैसे यहाँ पे RBI के शक्तिकांत दास, उनकी मीटिंग कहाँ पे आयोजित की गई, बाली, इंडोनेशिया में। राजकिरण राय जी ये MD बनाए गए किसके, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड
डेवलपमेंट के। ये अपॉइंटमेंट है, सिंगल लाइन है, पढ़ते रहना, कुछ डिटेल में कभी कुछ पढ़ने को मिलेगा। उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपको पेपर के लिए रेलिवेंट हो। पढ़ने को ऐसे बहुत सारी चीज़ें, PhD थोड़ी करनी है किसी भी चीज़ में। रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के अंतरिम प्रेसिडेंट अंतरिम बनाए गए, ध्यान रहे। यानी कि जब तक कोई नए प्रेसिडेंट नहीं बनते तब तक वो इस पोस्ट पे रहेंगे, क्योंकि पहले वाले तो मालदीव भाग गए थे, वहाँ से कहाँ चले गए, सिंगापुर। नेक्स्ट स्किल डे 15 को, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। उसकी थीम क्या थी वो पढ़ लेना। आप कहोगे कि सारा कटिंग हो गया तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और मंथली इसकी PDF भी मिलेगी। और कोशिश करूँगा कि वीकली भी आपको पूरे वीक का एक बार रिवाइज करवा दूँ, और वीकली आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँ, मंथली अलग से एक बार प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी ऐसी भी कि वीकली की भी। मंथली तो है ही है, वो तो आती ही है पिछले 5-6 सालों से, एकेडमी के बच्चों को पता भी है, बाहर वालों को बहुत सारों को पता है जो लेते हैं। और करंट अफेयर्स का, जैसे कि आज मंडे है तो आज मंडे की वीडियो मैं आपको कल मॉर्निंग में प्रोवाइड करूँगा, ताकि आज मैं कंप्लीट दे सकूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए रानिल विक्रमसिंघे, ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अर्न विद लर्न एक प्रोग्राम लॉन्च किया। ये किन के लिए, ताकि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे स्कूलों से, किसके कारण, कोविड-19 के कारण उन्होंने जाना छोड़ दिया था, तो वो दोबारा से स्कूलों में आ सकें, और उनको उसके साथ साथ कुछ पैसे भी प्रोवाइड किए जाएँ ताकि अटेंडेंस इंक्रीज़ हो सके। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। द स्कीम इज़ ए पार्ट ऑफ विद्यालय चलो अभियान, लेट्स गो टू स्कूल। तो ध्यान रहे त्रिपुरा ने कौन सा, अर्न विद लर्न, विद्यालय चलो अभियान, ये सारी बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रहे। मोहम्मद शामी बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर, जिन्होंने 150 ODI विकेट्स, ODI मतलब वन डे इंटरनेशनल विकेट्स ले लिए। किसके खिलाफ, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था इस स्टेडियम में, तो इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद शामी ने ये रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट आता है, इम्पोर्टेंट था मोहम्मद शामी भी। रोहित शर्मा देखते हैं दोबारा से, ये भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है दोबारा। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, और ये पहले कैप्टन बने जिन्होंने लगातार 13 T20 मैचेस को जीत लिया। तो ध्यान रहे, हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ, उन्होंने ये मैकमोहन लाइन बुक पब्लिश की। मैकमोहन लाइन किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन लाइन है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, ऐसे ही मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, उसके बाद पद्मश्री अवॉर्डी अवधेश कौशल, इनकी डेथ होगी। ये सिंपल है, इसको आप पढ़ते रहना। नेक्स्ट आया देखो, स्पेस टेक स्टार्टअप, ये छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। अग्निकुल कॉस्मोस, ये उसका नाम है। इन्होंने भारत में पहला फैक्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कहाँ पे, चेन्नई में। क्या बनेगा वहाँ पे, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। तो ध्यान रहे। नेक्स्ट प्लास्टिक सर्जरी डे, ये आपको थोड़ा बहुत पता रहे। तो नेक्स्ट में अब आपसे MCQs आएंगे। MCQs पूछने से पहले जो भी MCQs के आंसर जिसको भी पता होगा तो आप सभी उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस MCQs के सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और इसको रेगुलर फॉलो करते रहना। आपको GK में खुद आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट होगी, और बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा बारीकी में, बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो पेपर में आपको पूछी ना जाए। ठीक है, एक रेलिवेंट सा डेटा हो और मिनिमम डेटा हो, उसी को पढ़ा जाए और वही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान रखूँगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें 2 दिन के करंट अफेयर्स थे। कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी वीडियोस बने 12 से 15 मिनट के आसपास। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग वीडियो बनेगी। देखिए, अगर किसी दिन करंट अफेयर 5-7 क्वेश्चंस की ही राउंड अबाउट हुई तो आपको फिर छोटी वीडियो मिलेगी, किसी दिन ज़्यादा हुई तो ज़्यादा मिलेगी। और पढ़ने वाले बच्चों को मेरे को नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता होगा। उसका काम होना चाहिए, उसका डेटा कवर होता रहे साथ साथ, ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि 10 या 15 मिनट वीडियो देखने के बाद बचे हुए टाइम में चुगली करने के।
तो आपको ध्यान रहे। MCQs में देखते हैं, यहाँ पे लिख रखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ SCO। उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील, इंडिया, तजाकिस्तान, ये सभी आप आंसर करना ABCD। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये किस तरह का डिफेंस सिस्टम है? एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ I2U2, ये हमने अभी पढ़ा था। ये तीनों ही चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज, तो आप उसको एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना। उसके बाद MCQs को आप दोबारा पढ़ना। अगर आपको नहीं कोई चीज़ पता लग रही है, वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा उसको वहीं पे जाके वहाँ से देख के MCQs को आंसर करना। कोई इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन करूँगा। ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी डेली कुछ वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। करंट अफेयर रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो उस पर भी मैं कुछ ना कुछ अपडेट करूँगा, जैसे ही मेरे को कुछ लगेगा। कुछ भी जैसे एडिटोरियल एक्सप्लेन पेज में कुछ एक पर्टिकुलर जो मेन मुद्दे चलते रहते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, पेपर से रिलेटेड भी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।